हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले वर्ष के पेपर में 5 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करें। जो कि हमारा छठा प्रश्न है। इसमें 5 खंड होते हैं, क ख ग घ अंग। तो इन सभी पांचों खंड 5-5 अंक के होते हैं, अर्थात प्रश्न नंबर 6 से हमें 25 अंक मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न रहा और इन सभी प्रश्नों को हम हल भी करेंगे, पूरा संपूर्ण एकदम विधिवत हल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर दिया गया है कि यदि खंड क है कि यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक छह आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का कहने का अर्थ यह है कि जब दो पासे को फेंका जाता है, ऊपर की ओर उछाला जाता है, तो कम से कम एक पर आए, तो उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए, आइए कॉपी पेपर पर चलते हैं और इसे हल करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न। देखिए यहाँ पर कि प्रश्न रहा कि यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो कम से कम एक छह आने की प्रायिकता। तो पहले यहाँ पर दो पासे को फेंका जा रहा है तो इसका कुल सिंपल स्पेस निकालेंगे, कुल प्रतिदर्श समष्टि की। जब हम पासे को फेंक रहे हैं तो उस पर, दो पासे को फेंक रहे हैं तो उस पर क्या क्या आ रहा है। तो चलिए प्रतिदर्श समष्टि निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा प्रतिदर्श प्रतिदर्श समष्टि समष्टि प्रतिदर्श समष्टि को सिंपल स्पेस कहते हैं। तो यश से प्रदर्शित है। देखिए दोस्तों, जब दो पासे को उछाला जाता है तो हमारा 36 को संभावना बनता है। तो 36, चलिए संभावना को व्यक्त करते हैं। तो इसी में टाइम लगता है क्वेश्चन को लगाने में कि हमारा 36 बन रहा है सैंपल स्पेस। तो इसे चलिए बना लेते हैं। देखिए, जब दो पासे उछाल रहे हैं तो पासे पर 1 से 6 तक होता है। 1 से 1 2 3 4 5 6, मतलब पासे पर 1 से 6 तक होता है। तो एक और पासा है तो उस पर भी 1 से 6 तक होगा। तो हमारा पहला संभावना यह भरना है कि दोनों पासों पर 1, 1 आ सकता है, या एक आ सकता है और दूसरे पर 2 आ सकता है, या दूसरे पर, पहले पर 1 आएगा और दूसरे पर 3 भी आ सकता है। ये भी हमारा संभावना है। और ये चौथा संभावना है कि 1 के साथ हमारा 4 भी आ सकता है। पहले पर तो 1 ही रहेगा, लेकिन दूसरे पर 4 आ सकता है। पहला पर भी यहाँ पर चेंज होगा। तो इसे हम सजा कर लिख रहे हैं, क्योंकि इस तरह हमें गिनने में और प्रश्न को हल करने में आसानी होता है। तो 1 से 1 और 4 आ गया। 50 में हमारा 1 आएगा पहला पर और दूसरा पर 5 आ सकता है, और 1 आएगा और 6 आएगा। 6 तक ही आएगा, 6 से अधिक नहीं आएगा, क्योंकि पासा पासा छक्का को ही कहा जाता है जो लूडो में होता है। तो पासा तो 1 से 6 तक ही उस पर अंक होता है। तो अब चलिए, अब पहले वाले पासे पर 2 आ सकता है और दूसरे वाले पर 1 आ सकता है। अब पहले वाले पर 2 रहा और दूसरे वाला पर भी 2 आ सकता है। तीसरा पर 2 आ सकता है, पहला पर 2 आ सकता है और दूसरा पर 3 आ सकता है। पहला पर 2 आ सकता है, दूसरा पर 4 भी आ सकता है। ये भी हमारा एक संभावना है। और यहाँ पर 2 के साथ 5 भी आ सकता है और 2 के साथ 6 भी आएगा। ये हमारा संभावना बन गया। अब चलिए 3 को लेते हैं। तो 3 को लेंगे तो हमारा पहला पर 3 के साथ 1 आएगा, ये भी हमारा संभावना है। 3 के साथ 2 आएगा, ये भी हमारा संभावना है। 3 के साथ 3 आएगा, ये भी संभावना है हमारा। 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6, इतना तक आएगा। अब देखिए, पहले पासा पर 4 के साथ 1 भी आ सकता है। 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6। मतलब पहला पर 4 और दूसरा पर 6, तो 6 तक ही होता है। तो 6 से अधिक नहीं लगाना है, वरना हमारा गलती हो जाएगा। चलिए, अब पांचवा, पहला पर 5 आ सकता है, दूसरा पर 1 आ सकता है, और यहाँ पर 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6। अब हमारा लास्ट सिंपल स्पेस एक लाइन और बचा है कि पहला पर 6 आ सकता है और दूसरा पर 1 आ सकता है। पहला पर 6 आ सकता है, दूसरा पर 2 आ सकता है। पहला पर 6 आ सकता है, दूसरा पर 3 आ सकता है। पहला पर 6 आ सकता है, दूसरा पर 4 आ सकता है। पहला पर 6 आ सकता है, दूसरा पर 5 आ सकता है, और पहला पर भी 6 और दूसरा पर भी 6 आ सकता है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस रहा, जो कि इसे गिनेंगे तो हमारा 36 गो सैंपल स्पेस बनेगा। तो नंबर ऑफ सिंपल स्पेस हमारा 36 गो हो गया। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस 36 गो। प्रायिकता से कैसे अभी प्रश्न आए, आप पहले उसके संभावना को व्यक्त कर लीजिए, अर्थात कुल सिंपल स्पेस निकाल लिए कि कितना संभावना हो सकता है। तो देखिए, अब प्रश्न को पढ़ेंगे। यदि दो पासे को एक साथ फेंका जा रहा है तो कम से कम 1 पर 6 आने की प्रायिकता। तो हमें कम से कम 1 पर 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो कम से कम 1 पर 6। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा संभावना है जिसमें एक कम से कम 6 है, 2 भी हो सकता है 6, उसे भी ले लेंगे। तो चलिए, हमारा इवेंट इवेंट होगा हमारा। ई से इवेंट को दर्शाते हैं। तो देखिए,
यहाँ पर इसमें कोई 6 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें एक 6 है, एक एक है जबकि एक 6 है, तो इसको लेंगे तो 1,6। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो हमारा सब लास्ट वाला में ही 6 आता है, और ये पूरा वाला इसमें। तो इसे चलिए आइए लिख लेते हैं। 2 के साथ 6 आएगा, 3 के साथ 6, 4 के साथ 6, 5 के साथ 6, और 6 के साथ 6, 6 के साथ 1, 6 के साथ 1, क्योंकि अब यहाँ से गिनेंगे। और हमारा 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, और हमारा 6 के साथ 6। बस इतना ही इवेंट होगा, इतना ही घटना होगी कि कम से कम 1 पर 6। 2 को भी लेना है, क्योंकि कम से कम 1 का है, मतलब 2 से अधिक, 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 वाले को भी लेना है। तो अब गिनेंगे तो नंबर ऑफ हमारा इवेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हुआ है हमारा नंबर ऑफ इवेंट, 11। तो अब जानते हैं, अब सीधे प्रायिकता के फॉर्मूले पर रखेंगे। तो हमारा पी बराबर होता है, पी बराबर एन ई अपन एन एस, नंबर ऑफ इवेंट बटा में कुल सिंपल स्पेस, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस। तो इसी पर रख देंगे तो पीई बराबर हमारा हो जाएगा, एन ई का मान 11 है, अब बटा में हमारा एन एस का मान यहाँ पर देख लीजिए 36 है। तो 11 बटा में 36, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इतना यदि आप बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो देखिए ये था हमारा प्रश्न क। चलिए अब प्रश्न ख को देखते हैं। अब प्रायिकता में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपको 2 पासे पर, अधिकतम 2 पासे पर ही पूछा जाता है। यदि 3 पासा कह दे, 4 पासा कह दे, तो वो हमारा एनसीआर वाले फार्मूला पर लगता है, लेकिन 2 पासा तक ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो ऐसे ही आपको लगाना है। चलिए देखते हैं ख नंबर प्रश्न हमारा खंड ख। तो यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न का हमारा खंड ख रहा है कि समाकलन से यह प्रश्न है और 5 अंक में पूछा गया है। तो समाकलन सेक स्क्वायर 2x dx बटा में cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यह अभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। और देखिए यह बहुत, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तब ये इसका समाकलन आसानी से ज्ञात करेंगे। तो चलिए आइए इसे भी हल करते हैं। चलिए आइए कॉपी पेपर पर चलते हैं, इसे हल करते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न रहा, देखिए कि समाकलन सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x dx बटा में cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर, इसका हमें मान ज्ञात करना है। समाकलन से यह प्रश्न है, अनिश्चित समाकलन से है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले इसे हल करते समय हम इसे आई बराबर मान लेंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन आई बराबर इसे मान लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन, समाकलन यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x बटा के हमारा यहाँ पर cot x माइनस tan x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा प्रश्न इतना दिया गया है, तो इसमें हम cot x को क्या लिख सकते हैं, 1/tan x लिख सकते हैं। तो इसे 1/tan x लिख देंगे। तो हमारा हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर 2x अब बटा के हमारा यहाँ पर 1/tan x, कोष्टक में रहेगा 1/tan x माइनस यहाँ पर tan x का होल स्क्वायर इंटू dx हो गया। अब देखिए इसे एलसीएम लेकर हल करेंगे और आगे इसे अब बढ़ाएंगे। तो समाकलन हमारा हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x अब बटा के हमारा यहाँ पर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे दोनों का तो tan x होगा, इसे हल करेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर इसका और इंटू dx। अब देखिए दोस्तों यहीं पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। ये देखिए यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा के यहाँ पर tan x है। देखिए इसे हम कैसे फार्मूले पर इतना को चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए हमारा tan 2 थीटा का यहाँ पर फार्मूला बनेगा। कैसे बनेगा आइए यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा tan 2x का फार्मूला होता है कि 2 tan x, 2 tan x, 2 tan x अब बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर x, यही हमारा फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो हमारा tan 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 tan x बटा के यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर x है। तो इसमें हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर ऊपर है जबकि tan x नीचे है, tan x नीचे है। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, और इसमें 2 भी नहीं है तो पहले तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे ऊपर और नीचे। तो हमारा हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर 2x बटा के हमारा यहाँ पर मंझला कोष्टक लगा लेते हैं। देखिए ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर x इतना अब बटा के हमारा 1 2 का नीचे भी गुणा कर दिया तो 2 tan x हो जाएगा इंटू यहाँ पर इसका होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर इंटू dx।
यहाँ पर टू का गुणा करेंगे तो अंदर करेंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हमारा फॉर्मूले पर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 tan x बटा के 1 माइनस tan स्क्वायर, तो यहाँ पर दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर बटा में 2x। तो देखिए यहाँ पर विपरीत है, तो ये भी जब इसे विपरीत करेंगे तो 1 अपन tan 2x हो जाएगा। tan 2x बराबर हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा के 2 tan x। यही हमारा फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए इतना हमारा यहाँ पर दिया गया है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा में 2 tan x, दो से हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो इतना के स्थान पर हम 1 बटा में tan 2x रख सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारा हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर 2x अब बटा के यहाँ पर समाकलन, देखिए यहाँ पर इसके स्थान पर 2 का 2 ज्यों का त्यों रहेगा, इंटू यहाँ पर रखेंगे 1 अपन tan 2x, तो 1 अपन हमारा हो जाएगा tan 2x, इतना का हमारा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि समाकलन अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर 2x सेक यस इसी सेक स्क्वायर यहाँ पर हमारा 2x अब बटा के हमारा 2 है, तो ये हमारा 2 अब बटा के tan x, 2 बटा के 2 tan x, 2 बटा के 2 tan x, इतना का हमारा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो चलिए आइए अब इसे हल करते हैं। अब हल करने से हमारा पेज भर चुका है, तो अब चलिए इसे पलटते हैं और इसे आगे हल करते हैं। इसे हल किए थे तो हमारा इतना ही आया था। देखिए अब इसे तोड़ेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर समाकलन हो जाएगा और यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर ये 2x है, x मत समझिएगा, इसे 2x है। अब बटा के देखिए स्क्वायर को हटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर को तोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। अब बटा में हमारा tan 2x इतना का हमारा होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर हमारा बड़ा बट्टा है, बड़का बट्टा है, तो ये सेक स्क्वायर 2x है, तो इसके बटा में कुछ नहीं है, तो ये यहाँ पर इसे समझ लीजिए क्योंकि मिस्टेक हो सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो सेक स्क्वायर 2x इसके बटा में कुछ नहीं है, तो एक, और ये हमारा बड़का बटा है, यहाँ पर 4 यहाँ पर हमारा tan 2x का होल स्क्वायर है। तो ये देखिए ये हमारा ऊपर जाता है और ये हमारा नीचे ही रह जाता है। तो जब ऊपर से हम नीचे जाएगा तो हमारा हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर 2x, सेक स्क्वायर 2x, देखिए ये ऊपर जा रहा है तो सेक स्क्वायर 2x इंटू tan इंटू हमारा हो जाएगा tan 2x का होल स्क्वायर। अब बटा में हमारा 1 में 4 का गुणा होगा तो 4 ही रहेगा इंटू dx, इतना हो जाएगा। अब इसी को आगे हल करते चल जाएंगे, हमारा समाकलन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा 1/4 क्या है, अचर पद है, इसे बाहर कर लेते हैं। तो 1/4 और समाकलन हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x इंटू हमारा यहाँ पर tan 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहीं पर हमारा अभी समाकलन है, इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे हल करने से पहले हम देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर tan 2x का होल स्क्वायर है, तो यदि हम tan 2x को t मान लेंगे तो इसका tan x का हमारा समाकलन अवकलन सेक स्क्वायर x होता है, तो ये हमारा आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मानेंगे कि माना t बराबर tan 2x, इसका अवकलन करेंगे तो dt अपन dx x के सापेक्ष करेंगे तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x। अब बगल में ये 2x है तो इसका अवकलन होगा तो इंटू 2 होगा, तो हमें यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x इंटू dx का मान चाहिए, तो dt अपन 2 बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x इंटू dx। तो इतना हो गया सेक स्क्वायर 2x इंटू dx के स्थान पर dt अपन 2, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x और dx के स्थान पर dt अपन 2 रखेंगे और tan 2x के स्थान पर t रखेंगे। तो हमारा अब समाकलन हो जाएगा 1/4 और समाकलन यहाँ रखेंगे सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर 2x और dx के स्थान पर dt अपन 2 रख दिए इंटू इसके स्थान पर t रखेंगे तो हमारा t स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 1/2 भी अचर पद है तो इसे भाई बाहर कर लेंगे तो हमारा 1/4 इंटू 1/2 होगा और समाकलन टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया। अब इसी का हम समाकलन कर लेंगे और इसका मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसे आगे हल करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे, टी स्क्वायर का समाकलन तो यहाँ पर TQ/3 हो जाएगा, TQ/3, TQ/3 इतना अब प्लस सी अचर पर सी जोड़ देंगे। अब आइए इसे यहीं पर हल कर लेते हैं, इतना में हमारा हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से हम पाई खींच लेते हैं तो इतना हो गया। तो देखिए 1/3 अचर पद है तो इसे बाहर निकाल सकते हैं या मान धर कर भी बाहर निकाल सकते हैं, तो हम बाहर ही निकाल लेते हैं। तो 1/8 हो जाएगा
1/8 इंटू 1/3 हो जाएगा अब कोष्टक में टी क्यू हो गया तो 1/24 हो जाएगा यहाँ पर 24 और टी क्यू का मान रख देंगे तो टी क्यू तो टी बराबर हम tan 2x माने थे तो यहाँ पर tan 2x का यहाँ पर होल क्यू और प्लस सी को नहीं छोड़ना है यहाँ पर प्लस सी यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो देख लीजिए समाकलन से यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया है और मैं समाकलन का एक पूरा वीडियो भी बना दिया हूँ कि यदि आप उतना तैयार कर लेंगे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक आ सकता है। तो जाइए हमारे चैनल को खोलिए और देखिए वहां पर मैंने निश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन का पूरा वीडियो डाला है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर रहा क नंबर प्रश्न की अगर एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक 1,5, -1, 0, 4, -2 और 2, 3, 4 है तो इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देख लीजिए हमारा सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से पूछा गया प्रश्न है, 5 अंक में पूछा गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसे भी हल करते हैं। ये थोड़ा सा लांग जाएगा लेकिन धैर्य रखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा लगेगा ही लगेगा। चलिए आइए आते हैं कॉपी पर, इसे हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर रहा ग नंबर प्रश्न की अगर एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतना इतना और इतना है तो इसके शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करिए। चलिए आइए पहले फिगर के माध्यम से समझते हैं कि त्रिभुज के निर्देशांक कैसे दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हमने बना लिया। यहाँ पर देखिए इसका नाम रख देते हैं ए बी और ये सी, ए बी सी मान लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हमारा दिया गया है। तो भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतना इतना और इतना है, अर्थात हमारा ए बी भुजा है, बी सी भुजा है और सी ए भुजा है। तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। तो चलिए इनका मध्य बिंदु ये होगा और ये हमारा ये होगा। तो इसे मान लेते हैं हम, मान लेते हैं डी, ई मान लेते हैं और इसे एफ मान लेते हैं। तो इसका निर्देशांक हमारा दे दिया है, लिख लेंगे 1,5, -1 और हमारा ई का निर्देशांक मान लेंगे कि 0, 4, -2 है, ये हमारा 4 है और एफ का हमारा हो जाएगा 2, 3, 4। तो अब हमें इनके शीर्षों का निर्देशांक निकालना है, अर्थात ए बी और सी बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, मान लेंगे इसका कि हमारा x1, y1, z1 है इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक x2, y2, z2 है और इसका निर्देशांक x3, y3, z3 है। तो चलिए हम इन सभी का निर्देशांक निकाल देते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से पूछा गया प्रश्न है जो 5 अंक में पूछा जाता है। मैंने सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति के भी वीडियो बनाया है जिसमें बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, समतल का समीकरण क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, दो सदिशों के बीच की लघुत्तम दूरी क्या होती है, दो सदिशों के बीच का कोण क्या होता है, मैंने पूरा वीडियो बनाया है, जाकर उसे भी देख लीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लाइए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसे हम मान लेंगे और लिख लेंगे। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर डी ई और एफ का बिंदु का निर्देशांक दिया गया है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु लिखेंगे, मध्य बिंदु यहाँ पर डी का निर्देशांक कितना दिया गया है 1,5, -1, ई का निर्देशांक हमारा यहाँ पर 0, 4, -2, एफ का निर्देशांक हमारा 2, 3, 4 दिया गया है, इतना दे दिया गया है। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इसे भी लिख देते हैं। ज्ञात करना है ए बिंदु का निर्देशांक x1, y1, z1, इसका हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ पर बिंदु बी x2, y2, z2, इसका भी हमें मान ज्ञात करना है और यहाँ पर सी x3, y3 और z3, इसका भी हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न को कि इन सभी को हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला आपको याद करना होगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारा होता है जबकि त्रिविमीय ज्यामिति दिया हो, एक्स वाई जेड तल दिया गया हो, तो हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक P अकोष्ठ में x, y, z। देखिए यहाँ पर P मध्य बिंदु के निर्देशांक को माना गया है। मान लीजिए कि यहाँ पर D नहीं हमारा P है तो इसका निर्देशांक x, y, z है। तो इसके बराबर हमारा कैसे निकलता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो ये हमारा x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 अपन 2, z1 प्लस z2 अपन 2। इसी से हमारा
मध्य बिंदु का निर्देशांक निकलता है। यहाँ पर एक बात हमारा समझने का प्रयास कीजिए कि ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y, z है, 1, 5, -1 है। तो ये मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे आया होगा? इसका x1 और इसका x2 दोनों का जोड़ के इसमें 2 का भाग दिए होंगे तो हमारा 1 आया होगा। इसका y1 और इसका y2 को जोड़ के इसमें 2 का भाग दिए होंगे तो हमारा ये 5 आया होगा। और यहाँ पर z1 और z2 को जोड़ के 2 का भाग दिए होंगे तो हमारा -1 आया है। इसी प्रकार ये हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। ये भी उसी प्रकार आया है और यफ भी हमारा उसी प्रकार निर्देशांक आया है। तो अब हम ये दे दिया है तो ये कैसे निकलेगा? तो 1 के बराबर हमारा x1 + x2 बटा में 2 होगा। तो चलिए आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसी फार्मूले पर हमारा सभी निकलेगा और इसमें समीकरण बहुत बनेगा, कम से कम 10 से 11 समीकरण बनेगा और उसी सबको हल करते जाएंगे। हमारा इन सभी यहाँ पर 9 हो जा रहे हैं हमारा यहाँ पर, तो इन 9 का मान निकल जाएगा और बिंदु हमारे 3 बिंदु का निर्देशांक पता चलेगा। चलिए आइए हल करते हैं, तब ये हमें समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा एक कैसे आया होगा? ए और बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। ए बी के लिए ए बी भुजा भुजा ए बी से भुजा ए बी से हम चल रहे हैं तो हमारा एक कैसे आया होगा? तो एक बराबर हमारा x1 + x2 बटा में 2 किए होंगे तभी हमारा मध्य बिंदु का यह निर्देशांक यक्ष आया होगा। तो यहाँ पर x1 + x2 बराबर हमारा 2 हो जाएगा। ये इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर 5 कैसे आया होगा? तो यदि हम y1 और y2 को जोड़ दिए होंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 बराबर हमारा y1 + y2 अपान 2 किए होंगे तो y1 + y2 बराबर हमारा 10। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए इसी प्रकार आया होगा। अब हमारा यहाँ पर -1 कैसे आया होगा? तो यदि हम z1 और z2 को जोड़कर 2 का भाग दिए होंगे तो हमारा -1 आया होगा। तो यहीं पर लिख लेते हैं कि -1 कैसे आया है? तो z1 + z2 को जोड़कर इसमें 2 का भाग दिए हैं तो z1 + z2 बराबर हमारा -2। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। तो हम यहाँ पर भुजा ए बी में चले तो हमारा 3 समीकरण निकल गया। अब बीसी में चलेंगे तो 3 समीकरण आएगा और सी ए में चलेंगे तो 3 समीकरण और आएगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो अब चलिए यहाँ पर हमारा त्रिभुज दिया गया। अब बीसी से चलेंगे, भुजा बीसी से चलेंगे तो इसमें हमारा देखिए कितना समीकरण बनता है। तो भुजा बीसी से चलेंगे तो भुजा बीसी से चलेंगे तो देखिए यहाँ पर बीसी तो हमारा 0 कैसे आया होगा? यहाँ पर देख लीजिए, पहले निर्देशांक भी लिख लेते हैं यहाँ पर। इसे हम माने थे x1 y1 और z1, इसे हम माने थे x2 y2 और यहाँ पर z2, और इसे माने थे हम x3 y3 और यहाँ पर z3 माने थे। तो देखिए हमारा ये 0 कैसे आया होगा? 0 यदि हम x2 और +x3 को जोड़कर इसमें 2 का भाग दिए होंगे तो हमारा मध्य बिंदु निकल गया होगा, यक्ष निकल गया होगा। तो हमारा x1 x2 + x3 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर 4 कैसे आया होगा? तो 4 बराबर हमारा हो जाएगा y2 + y3 अब बटा में हमारा 2, तो y2 + y3 बराबर हमारा 8। ये हमारा समीकरण 5 हो गया। अब -2 कैसे आया होगा? तो -2 आया होगा कि z1 + z2 + z3 को जोड़कर 2 का भाग दिए होंगे तो हमारा z2 प्लस यहाँ पर है प्लस z3 बराबर -4। ये हमारा समीकरण 6 हो गया। समीकरण 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया बीसी, भुजा बीसी से। अब यहाँ पर सीए को लेंगे, सीए को यहाँ पर लिखेंगे तो लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं भुजा सीए से चल रहा है यहाँ पर। तो हमारा 2 कैसे आया होगा? यदि x1 और x3 को जोड़कर 2 का भाग दिए होंगे तभी हमारा आया होगा, यहाँ पर 2 आया होगा। तो 2 बराबर हमारा x1 + x3 बटा में 2, x3 + x1 भी हो सकता है, जोड़ में इधर उधर हो सकता है। तो x1 + x3 बराबर हमारा 4 समीकरण, ये हमारा 7 हो गया। अब यहाँ पर 3 कैसे आया होगा? 3 y1 + y3 को यदि हम जोड़े होंगे और 2 का भाग दिए होंगे तो हमारा y1 + y2 बराबर 6। ये हमारा समीकरण 8 आ गया। समीकरण 8 हो गया। अब समीकरण 9, तो यहाँ पर 4 कैसे आया होगा? 4 यदि हम z1 + z3 को जोड़कर इसमें 2 का भाग दिए होंगे तो हमारा z1 + z3 बराबर 8 आया होगा। इसे समीकरण 9 मान लिए। अब देखिए समीकरण इन सभी 9 समीकरण बने हैं और 9 समीकरण को हल कर देंगे। हमारा x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और x3 y3 z3 का मान पता चल जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं।
तो आइए अब 9 समीकरण को आपस में हल कर कर सभी का मान निकालते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर समीकरण आया, इसी समीकरण से हम हल करेंगे। तो हमारा पहला दिया गया है x1 प्लस x2 बराबर 2, x1 प्लस x2 बराबर 2, ये हमारा समीकरण एक दिया गया है, ये हमारा समीकरण एक दिया गया है। यदि हम समीकरण एक और यहाँ पर समीकरण 2, यहाँ पर समीकरण 2 दिया गया है, समीकरण 4 दिया गया है, समीकरण 4, यदि यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 4 को आपस में से घटाएंगे तो हमें क्या पता चलेगा। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 4 से 4 इसमें इस तरह लिख दिए हैं, लेकिन इसी प्रकार हम समीकरण को माने थे। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 से हल करेंगे तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, और समीकरण 4 x2 प्लस x3 अब बराबर हमारा 0 है, यहाँ पर 0 है। तो इसे हल करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो यह माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो x2 प्लस में है और x2 माइनस में है, तो ये आपस में इस प्रकार कट जाएगा। तो x1 माइनस x3 बराबर हमें मिल गया यहाँ पर 2, 2 में से 0 को घटाएंगे तो 0 ही रहेगा। ये हमारा समीकरण 10 बन गया, समीकरण 10 बन गया। अब देखिए इससे हम कैसे x1 x3 का मान निकाल देंगे। हमारा यहाँ पर एक समीकरण है 7 नंबर समीकरण की x1 प्लस x3 बराबर 4। तो अब जोड़ेंगे समीकरण 10 प्लस समीकरण 7 से, 7 से जोड़ेंगे तो x1 माइनस x3 बराबर 2, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 समीकरण को लिखेंगे यहाँ पर, तो x1 प्लस x3 बराबर हमारा 4 है, x1 प्लस x3 बराबर 4। तो देखिए यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो हमारा ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, x3 से x3 कट जाएगा, तो 2x1 बराबर हमारा यहाँ पर 6 हो गया। तो x1 का मान यहाँ पर 3 आ गया, x1 का हमें मान पता चल गया कि इसका मान 3 हो गया। अब चलिए x1 का मान हमें पता चल गया 3, तो यहाँ पर आइए लिख लेते हैं x1 का मान हमारा 3 मिल गया। अब इसी समीकरण x1 का मान 3 पता चल गया, तो यहाँ पर 10 में रख देंगे, यदि 10 में यहाँ पर, तो समीकरण 10 से इससे चलेंगे तो x1 माइनस x3 बराबर 2, तो यहाँ पर x1 का मान 3 माइनस x3 बराबर 2, तो यहाँ पर 3 माइनस 2 बराबर x3। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 बराबर x3 का मान हमारा 1 मिल गया, x3 का मान 1, तो x3 का भी मान यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका मान 1 मिल गया। अब देखिए x2 का मान कैसे निकलेगा। x2 देखिए यहाँ पर हम समीकरण 1 लिखे थे, x2 x1 प्लस x2 बराबर 2, ये समीकरण 1 से था, तो यहीं पर समीकरण 1 से लिख लेंगे, समीकरण 1 से लिखेंगे तो हमारा x1 प्लस x2 बराबर 2 है। तो x1 का मान हमारा यहाँ पर 3 दिया गया है, तो 3 प्लस x2 बराबर 2, तो यहाँ पर हमारा x2 का मान मिल जाएगा, x2 बराबर 2 माइनस 3, तो x2 का मान है हमारा -1 आएगा, कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ पर रख देंगे, लिख लेंगे कि x2 का मान -1, इस प्रकार हम भूलेंगे नहीं। अब चलिए y1 y2 और y3 का मान निकालते हैं। तो इस यहाँ पर हमारा जगह खाली है, तो चलिए इसी जगह पर हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर y1 प्लस y2 हमारा 10 दिया गया है, और एक समीकरण y2 प्लस y3 हमारा 8 दिया गया है। तो यदि 2 में से 5 को घटा देंगे तो y2 से y2 कट जाएगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 5 से इससे चलेंगे तो हमारा y1 प्लस y2 बराबर 10 है, और यहाँ पर हमारा y2 प्लस y3 बराबर 8, तो y2 प्लस y3 बराबर 8, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा, तो y1 माइनस y3 अब बराबर हमारा 2 आ जाएगा। देखिए हमारा एक समीकरण ये भी हो जाएगा, लेकिन चलिए अब समीकरण को बढ़ाते नहीं है, इसी पर हल करते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा y1 प्लस y3 बराबर 6 दिया गया है, तो इसे में लिख देंगे y1 प्लस y3 बराबर 6, और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो y3 से y3 कट जाएगा, तो 2y1 बराबर हमारा 8 हो जाएगा, तो y1 बराबर 4, y1 का मान हमारा मिल गया 4। तो यहाँ पर लिख देते हैं y1 का मान हमारा 4 हो गया। अब देखिए यदि इसी y1 का मान हम इसमें रख देते हैं समीकरण 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो y1 प्लस y2 बराबर हमारा हो जाएगा 10, तो y1 का 4 प्लस y2 बराबर हमारा 10, तो y2 का मान यहाँ पर 10 माइनस 4, तो y2 बराबर हमारा 6 मिल गया, y2 का मान मिल गया 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे y2 का मान 6। y3 का मान कैसे मिलेगा, समीकरण 4 से चलेंगे, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 हमारा यहाँ पर दिया गया है कि y2 प्लस y3 बराबर 8,
तो y2 प्लस y3 बराबर 8। तो इससे यदि चलेंगे तो y2 का मान 6 दिया गया है, y3 का मान 3 बराबर 2। तो y3 बराबर हमारा हो जाएगा 2 माइनस, यहाँ पर दोस्तों 8 है तो 8, तो 8 माइनस 6 हो जाएगा। तो y3 का हमारा मान मिल जाएगा, y3 का मान मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, y3 का मान 2। तो इसे भी यहाँ पर लिख लेंगे, तो y3 का मान हमारा 2 मिल गया। अब चलिए इसे आगे हल करते हैं और Z1 Z2 और Z3 का मान निकालते हैं। अब हमें Z1 Z2 और Z3 का मान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 दिया है कि Z1 प्लस Z2 बराबर -2, और यहाँ पर समीकरण 6 कि Z2 प्लस Z3 बराबर -4। तो यदि दोनों को घटाएंगे समीकरण 3, 1 2 3 माइनस समीकरण 6 इतना से, तो दोनों को घटाएंगे समीकरण तीनों को अपने में से घटाएंगे तो ये हमारा समीकरण 6 है 6। तो इसको घटा रहे हैं तो ये हमारा Z1 प्लस Z2 बराबर -2, और यहाँ पर दिया है समीकरण 6 कि Z2 प्लस Z3 बराबर -4, Z2 प्लस Z3 बराबर -4। इन दोनों को घटा रहे हैं तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये Z2 प्लस में है ये माइनस में है तो ये कट जाएगा। तो Z1 माइनस Z3 बराबर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर +4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब Z1 प्लस Z3 बराबर 12 है, ये हमारा समीकरण 9 है। तो Z1 प्लस Z3 बराबर 12, Z1 प्लस Z3 बराबर हमारा 12 हो गया। इसे जोड़ेंगे तो Z3 से Z3 कट जाएगा तो 2Z1 बराबर हमारा 14 आ गया। तो Z1 बराबर हमारा आ जाएगा 7। Z1 का मान पता चल गया कि 7 आ गया, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे Z1 का मान, Z1 बराबर 7। अब चलिए Z2 का मान निकालते हैं। तो यदि Z1 प्लस Z2 हमारा समीकरण 3 से समीकरण 3 से चलेंगे तो Z1 प्लस Z2 बराबर हमारा -2 है। तो Z1 का मान 7 रखेंगे तो 7 प्लस Z2 बराबर -2। तो Z2 बराबर हमारा -2 -7 हो जाएगा, उधर जाएगा तो Z2 बराबर हमारा -9 मिल जाएगा, Z2 बराबर -9। तो यहाँ भी लिख लेंगे Z2 का मान, Z2 बराबर -9। अब Z3 का हमारा लास्ट मान निकालने को रह गया है। तो Z3 यहाँ पर चलिए, Z2 प्लस Z3 बराबर 4, समीकरण 6 से चलेंगे तो हमारा Z2 प्लस Z3 बराबर -4 है। तो Z2 का मान रखेंगे -9, Z2 का मान -9 रखेंगे और प्लस Z3 बराबर -4। तो Z3 बराबर हमारा -4 अब +9 हो जाएगा, उधर जाएगा तो Z3 बराबर हमारा 5 मिल गया। तो चलिए यहाँ पर Z3 का मान रख देते हैं 5। अब हमें क्या निकालना था, बिंदु ए का निर्देशांक, शीर्ष हमारा ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक शीर्ष हमारा ए, क्वेश्चन x1 y1 Z1 का हमें निर्देशांक निकालना था, और यहाँ पर b x2 y2 और Z2 का निर्देशांक निकालना था, और c हमारा x3 y3 Z3 का मान निकालना था। तो चलिए यहाँ पर हम सबका मान जान गए हैं, तो चलिए शीर्ष का निर्देशांक निकाल देते हैं। तो a बराबर हमारा हो जाएगा a, यहाँ पर x1 का मान 3 है, y1 का मान 4 है, और Z1 का मान 7। तो बिंदु ए का निर्देशांक ये हो जाएगा। अब बिंदु बी हमारा हो जाएगा x2 का मान -1 है, y2 का मान 6 है, और Z2 का मान -9 है। तो ये हो जाएगा। और बिंदु सी का निर्देशांक हमारा x3 का निर्देशांक 1 है, y3 का निर्देशांक 2 है, और Z3 का निर्देशांक 5 है। तो यही तीनों हमारा शीर्ष हो जाएगा दिए गए त्रिभुज का। तो देख लीजिए दोस्तों कि हमारे बोर्ड एग्जाम में सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से त्रिभुज के निर्देशांक और मध्य बिंदु में संबंध से हमारा प्रश्न 5 अंक में कितना बड़ा पूछ रहा है, जिसके लिए हमें बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिलते हैं। तो इसे तैयार कर बोर्ड एग्जाम में जाइए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर देख लीजिए, छठा प्रश्न का हमारा अगला खंड रहा कि समाकलन a से b x² dx का योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन से मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक योगफल की सीमा से निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना है। ये भी 5 अंक में पूछा गया है। ये नहीं कि हमारा a से b लिमिट है x² dx, तो इसका डायरेक्ट हम समाकलन कर दें कि x³/3 और लिमिट का मान रख दें, तो इस प्रकार हमारा गलत हो जाएगा। योगफल की सीमा से इसे हल करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा है यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर कि लिमिट 0 से a से b, यहाँ पर a है, 0 नहीं a है, a से b x² dx का योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। तो इसे चलिए आइए हल करते हैं। हमें मान ज्ञात करना है किसका, a से b x² dx, इतना का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए आइए इसे हल करते हैं। देखिए हमारा एक फार्मूला होता है, योग की सीमा का हमारा एक फार्मूला होता है कि समाकलन a से b यदि हमारा f(x) × dx दिया गया हो तो ये हमारा लिमिट
एच टेंस टू 0 और यहाँ पर एच इंटू हमारा होता है कोष्टक में एफ ए अब प्लस हमारा एफ ए प्लस एच, इसी प्रकार बढ़ते क्रम में एच होगा, फिर 2 एच होगा, फिर 3 एच 4 एच 5 एच, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ पर एफ कोष्टक में ए प्लस 2 एच अब प्लस ए प्लस 3 एच होगा। तो चलिए डैश डैश कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ए था तो ए में प्लस एच जुड़ा, ए में हमारा 2 एच हो गया, फिर 3 एच होगा, 4 एच होगा, 5 एच होगा, और इसी प्रकार हमारा लास्ट में एफ ए प्लस यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू एच इतना होगा। इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ाते रहेंगे, हमारा योग के सीमा के रूप में हमारा निश्चित समाकलन का मान पता चल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये योग के सीमा से 5 अंक में पूछता है, लेकिन इसे यदि हम हल करेंगे तो ये हमारा फिगर में यच का मान बढ़ता रहता है। और देखिए दोस्तों, ये निश्चित है हमारा योग सीमा से निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना इसी फॉर्मूले पर लगता है। और यहाँ पर यच का मान हमारा इसे ग्राफ खींचेंगे यहाँ पर तो इस प्रकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर ये हमारा ए ये सब जो मिलान बिंदु होगा ये हमारा यच का मान होता है और यच भी बढ़ता रहता है। तो ए प्लस एच 2 एच और यहाँ पर एन माइनस 1 एच के रूप में चलता रहता है। तो यदि हमारा योगफल के सीमा से रूप पूछे समाकलन ज्ञात करने के लिए ये हमारा ए से बी होता है। तो इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा होता है समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर फॉर्मूले पर रखकर इसे आगे हल करेंगे और हमारा एक फार्मूला आएगा, लास्ट में अभीष्ट हल आएगा, उसी पर हम एक्स स्क्वायर का रख देंगे मान, तो यह हमारा योग के सीमा का निश्चित समाकलन का मान आ जाएगा। तो यह हमारा वीडियो बहुत ही लॉन्ग होता जा रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम योग के सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना अगले वीडियो में देखेंगे। और चलिए आइए एक हमारा लास्ट क्वेश्चन 5वां है उसे देख लेते हैं। तो अब हमारा 5वां प्रश्न रहा कि रेखाओं का है या रेखा युग्म का है, एक ही बात है। वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर आर बराबर, ये भी हमारा एक रेखा युग्म है, इसे रेखाओं का आ गया है इस प्रश्न में। तो रेखाओं वेक्टर आर बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात ये हमारा एक रेखा युग्म दिया गया है। रेखा युग्म का है या रेखा का है, एक ही बात है। रेखा का फॉर्मूला हमारा वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी होगा। और यहाँ पर भी एक रेखा दिया गया, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। न्यूनतम दूरी का है, लघुत्तम दूरी का है, एक ही बात है। तो ये सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 5 अंक में पूछे जाने वाला प्रश्न है, लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। लघुत्तम दूरी नहीं कहेगा तो यहाँ पर कह देगा कि इन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो वो भी 5 अंक में पूछा जाता है। चलिए इसे हल करते हैं। तो चलिए कॉपी पेपर पर आते हैं। तो हमारा प्रश्न रहा है यहाँ पर कि रेखाओं इतना के बीच का हमारा न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी। तो चलिए पहले रेखाओं को लिख लेते हैं। तो हमारा वेक्टर आर बराबर यहाँ पर दिया गया है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस यहाँ पर लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और यहाँ पर एक रेखा युग्म दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस हमारा यहाँ पर ये म्यू है म्यू, और यहाँ पर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो अब देखिए इसे तुलना करेंगे। ये हमारा वेक्टर आर है, सरल रेखा का समीकरण या समांतर सरल रेखा का समीकरण हमारा वेक्टर आर बराबर यहाँ पर, इसे तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, a1 प्लस लेमडा b1 और यहाँ पर वेक्टर आर बराबर a2 प्लस म्यू b2, इतना से तुलना करने पर इससे तुलना करेंगे तो हमारा a1 b1 a2 b2 का मान पता चल जाएगा। तो a1 का मान हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप है, और b1 का मान यहाँ पर हमारा ये है b1 बराबर हमारा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है। और यहाँ पर a2 b2, तो a2 का मान हमारे यहाँ पर हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और यहाँ पर b2 का मान यहाँ पर 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप हो गया। तो a1 a2 b1 b2 का हमें मान पता चल गया। अब लघुत्तम दूरी के फार्मूले पर आइए। तो हमारा यहाँ पर न्यूनतम दूरी इसे डी से दिखाते हैं। तो हमारा डी बराबर फार्मूला होता है न्यूनतम दूरी डी बराबर माड ऑफ हमारा होता है यहाँ पर माड ऑफ b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 इंटू यहाँ पर a2 माइनस a1 होता है वेक्टर a2 माइनस a1 अब बटा के माड ऑफ b1 क्रॉस b2, इन दोनों का माड होता है। और ये माड में होता है क्योंकि हमारा दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए माड का प्रयोग किया गया है सूत्र में। तो चलिए हम पहले b1 क्रॉस b2 निकालते हैं।
A2 माइनस A1 और इन दोनों का माड। तो देख रहे हैं कि हमारा A2 माइनस A1 निकालना आसान है, तो चलिए इसे पहले निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 बराबर हमारा हो जाएगा 2i कैप, यहाँ पर मान रखेंगे तो 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप है, और यहाँ पर माइनस माइनस लगा रहा है, यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर i1 का मान हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप है। माइनस के आगे कोष्टक इसलिए लगाया है कि चिन्ह बदलेगा। चलिए आगे हल करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2i कैप माइनस ये हमारा कैप है माइनस j कैप माइनस k कैप, यहाँ पर माइनस i कैप हो जाएगा और ये चिन्ह बदलेगा तो माइनस 2j कैप और माइनस k कैप। इसे आगे हल करेंगे तो 2i कैप और ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये i कैप हो जाएगा माइनस j कैप, और ये माइनस 2j कैप है हमारा माइनस 3j कैप, और ये हमारा माइनस 2k कैप। तो हमारा A2 माइनस A1 का मान आ गया A2 माइनस A1 का मान हमारा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप आ गया। अब चलिए यहाँ पर B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। B1 क्रॉस B2 निकालेंगे तो B1 क्रॉस B2 को निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा वेक्टर B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। तो इसके निकालने के लिए हम यहाँ पर इस प्रकार निकालते हैं। तो ये हमारा i कैप j कैप और ये k कैप होता है। अब चलिए यहाँ पर i1 के गुणांक, j1 के गुणांक और k1 के गुणांक को रखते हैं। तो i1 का गुणांक हमारे यहाँ पर 1 है, i1 का गुणांक 1, j1 का गुणांक -1 और k1 का गुणांक भी यहाँ पर +1 है। अब यहाँ पर B2 से चलेंगे, B2 वेक्टर B2 यहाँ पर सदिश रूप रहेगा, वेक्टर रहेगा। तो इसका मान रखेंगे तो 2 है, 1 है और ये 2 है। अब इसे हल कर लेंगे तो हमारा वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर हो जाएगा, i कैप को लेंगे तो इसके सामने वाला इसे छोड़ेंगे तो 2 में गुणा होगा तो -2 -1 माइनस j कैप होता है। इसे छोड़ेंगे तो 2 -2 हो जाएगा, प्लस k कैप को लेंगे तो ये हमारा 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 होगा और माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो यहाँ पर -3i कैप, यहाँ पर 2 में से 2 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा तो -0 j कैप और यहाँ पर प्लस k, तो हमारा 3k कैप हो जाएगा। इसे आगे हल कर लेंगे तो B1 क्रॉस B2, यहाँ पर B1 क्रॉस B2 बराबर हमारा यहाँ पर -3i कैप प्लस 3k कैप, k कैप है यहाँ पर, j कैप नहीं k कैप। तो इतना आ गया। चलिए इसका मापांक निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ निकाल लेते हैं, मापांक निकाल लेते हैं। तो हमारा मॉड ऑफ हो जाएगा यहाँ पर B1 क्रॉस B2। तो इसका निकालेंगे तो अंडर रूट में i1 के गुणांक का स्क्वायर, j1 के गुणांक का स्क्वायर, k1 के गुणांक का। तो i1 का गुणांक -3 है तो इसका स्क्वायर, और j का तो गुणांक है ही नहीं तो इसे छोड़ देते हैं, और 3 का गुणांक तो 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार अंडर रूट में यहाँ पर 9 + 9 हो जाएगा तो अंडर रूट 18 हो जाएगा। तो इसमें से हमारा इसका फैक्टर करेंगे तो अंडर रूट 2 × 9 होगा, तो 9 का 1 3 बाहर निकल जाएगा तो 3 अंडर रूट 2 इतना होगा। अब चलिए फार्मूले पर रख देते हैं। लघुत्तम दूरी d बराबर हमारा होता है कि मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इंटू यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है A2 माइनस A1 बटा के हमारा मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर रख देंगे तो यहाँ पर d बराबर हमारा हो जाएगा B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 का हमारा मान है यहाँ पर निकाल चुके हैं तो -3i कैप, 3i कैप प्लस 3k कैप एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 का हम मान निकाले थे, A2 माइनस A1 का मान रखेंगे तो ये हमारा i कैप -3j कैप -2k कैप है। तो ये रख दिए। अब बटा में यहाँ पर 3√2 आया, 3√2। इसी को हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर d बराबर हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ -3 में यहाँ पर 1 का गुणा होगा तो -3 आएगा, और j तो है ही नहीं तो इसका काम खत्म हो जाएगा। j नहीं है तो यहाँ पर 0 j कैप है तो 0 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 0, और 3 में यहाँ पर -2 का गुणा होगा तो -6। अब बटा के हमारा यहाँ पर आएगा 3√2 आएगा, 3√2। इसे यहीं पर आगे हल कर लेते हैं सॉल्व। तो हमारा d बराबर हो गया मॉड ऑफ -6, अब बटा के यहाँ पर 3√2 हो गया। 6 और 3 यहाँ पर 9 होगा तो माइनस यहाँ पर 9 होगा, सॉरी दोस्तों 3 और 6 9 होगा। तो d बराबर हमारा -9 है तो मॉड का मतलब कि धनात्मक, तो 9 बटा में 3√2, तो 3 से हमारा 9 कट जाएगा तो d बराबर आ जाएगा 3/√3 आ जाएगा 2, यही इकाई, इतना इकाई। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये थे हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर चलिएगा। और
आपको यदि पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो पसंद आई होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे